नमस्कार मित्रों, इस वीडियो में हम देखेंगे कि एक डेटा फ्रेम को कैसे मॉडिफाई कर सकते हैं, अर्थात उसके साइज़ को कैसे कम या ज़्यादा कर सकते हैं या उसके वैल्यूज़ में कुछ चेंजेस कर सकते हैं। तो इसके लिए सबसे पहले हमें पांडा लाइब्रेरी को इंपोर्ट करना होगा और एक्सप्रेशन लिखना होगा import pandas as pd। इसके बाद हम लोग एक डिक्शनरी क्रिएट करेंगे जिसका यूज़ करके हम लोग एक डेटा फ्रेम बनाएंगे। तो इसके लिए मैंने पहले से कोड्स को सेव किया हुआ है ताकि आपको बताने में हमें टाइम ना लगे। तो ये एक डिक्शनरी लिया और इस डिक्शनरी का यूज़ करके हम पांडा फ्रेम बनाएंगे। तो यहाँ पर हमने डेटा फ्रेम कंस्ट्रक्टर फंक्शन जो कि पांडास लाइब्रेरी का है, इसको यूज़ करेंगे। इसमें पहला हमने पैरामीटर पास किया है डिक्शनरी, जिसमें राम, लक्ष्मण एंड भरत 3 की हैं। उनके करस्पॉन्डिंग वैल्यूज़ लिस्ट में दी गई हैं। हर एक लिस्ट 5 वैल्यूज़ कंटेन कर रही है। इंडेक्स हमने जो पास किया है, इंडेक्स है हिंदी, इंग्लिश, आईपी, जियो, इको। इसमें हमने कॉलम नहीं प्रोवाइड किया है। तो कॉलम नेम इस डिक्शनरी में से कीज़ हो जाएंगी, राम, लक्ष्मण और भरत, और उनके करस्पॉन्डिंग ये जो लिस्ट दी गई है ये वैल्यूज़ हर एक कॉलम में इन इंडेक्सेस के करस्पॉन्डिंग चली जाएंगी। तो आगे हम देखते हैं कि ये कैसे वर्क करता है। इसके लिए हमने डेटा फ्रेम क्रिएट किया और डेटा फ्रेम टाइप करके प्रिंट किया। प्रिंट करने पर हम देख सकते हैं कि इस डेटा फ्रेम में 3 कॉलम हैं और 5 रो हैं। 3 कॉलम में राम, लक्ष्मण, भरत कॉलम के लेबल हैं, हिंदी, इंग्लिश, आईपी, जियो और इको रो के लेबल हैं। अब इसमें हम लोग देखेंगे कि हम इस डेटा फ्रेम में एक एक्स्ट्रा फ्रेम कैसे ऐड कर सकते हैं। तो बहुत सिंपल सा तरीका है, जैसा कि हम लोगों ने डिक्शनरी में किया है कि डिक्शनरी और की पास करते हैं। अगर की ऑलरेडी एग्जिस्ट करती है तो उसकी वैल्यू आ जाती है, अदरवाइज़ वो की ऐड हो जाती है। सेम वैसा ही कुछ है यहाँ पर। हम लोग डेटा फ्रेम और डेटा फ्रेम के साथ की पास करेंगे, इक्वल्स टू करस्पॉन्डिंग वैल्यूज़ लिख देंगे। तो यहाँ मैंने डेटा फ्रेम में की पास की है शत्रुघ्न। ये एक नए कॉलम का नेम हो जाएगा और उस कॉलम के 5 रोज़ की वैल्यू आ जाएंगी। हम कोई और नेम भी इसके साथ ऐड कर सकते हैं। और अब हम देखते हैं कि अगर हमने लिस्ट में 5 वैल्यूज़ ना पास करके 4 वैल्यू पास की है तो क्या होता है। तो हम यहाँ देखते हैं कि जब नंबर ऑफ वैल्यूज़ लेंथ ऑफ इंडेक्स से मैच नहीं कर रहा है तो ये एक एरर आ गया है। अब हम देख सकते हैं कि दास भी डेटा फ्रेम में ऐड हो गया है। तो इस प्रकार हमने शत्रुघ्न और दास कॉलम को ऐड कर लिया है। तो इस प्रकार दोस्तों कॉलम को ऐड करना है तो आपको कुछ नहीं करना है, सीधे डेटा फ्रेम नेम लिखिए, उसके अंदर आप कोई भी की पास करिए। कि अगर सेम हो, जैसे यहाँ पे नाम लिया है तो की नाम हो तो बेटर है, अदरवाइज़ आप कुछ ले सकते हैं, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन समान होना चाहिए, तब ये एक अच्छी टेबल दिखाई पड़ेगी। फिर उसके करस्पॉन्डिंग हम वैल्यूज़ पास कर रहे हैं और ये वैल्यूज़ से उस रो में, उस कॉलम में चली जाएंगी। आप यहाँ पर देख सकते हैं 90, 60, 70, 80 और 40, और शत्रुघ्न की वैल्यूज़ हैं 90, 60, 70, 80, 40 करस्पॉन्डिंग रोज़ में चली गई हैं। अब नेक्स्ट स्टेप में दोस्तों हम देखते हैं कि कैसे हम एक कोई और रो ऐड कर सकते हैं। तो इसके लिए हमें अपेंड या कॉन्कैटिनेट फंक्शन का यूज़ करना होगा। ये अपेंड फंक्शन में हम लोग डिक्शनरी पास करेंगे और
डिक्शनरी पास करने के बाद हम लोग एक पैरामीटर इग्नोर इंडेक्स पास कर देंगे। इस इग्नोर इंडेक्स की वैल्यू 2 रखने पर हमारा रो इस डेटा फ्रेम में ऐड हो जाएगा बिना ये देखे हुए कि इंडेक्स क्या है। दैट मीन्स इंडेक्स लेवल को मैच कराने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। नेक्स्ट स्टेप में हम लोग इसको रन कराते हैं। रन कराने के बाद चेक करते हैं कि वैल्यू क्या है, तो आप देख सकते हैं कि एक और रो ऐड हो गई है। हम लोग रो को अपेंड करने के लिए सीधे सीरीज़ को ही ऐड कर सकते हैं। तो इसके लिए मैं एक सीरीज़ लिखूँगा। सीरीज़ में हर एक कॉलम के करस्पॉन्डिंग वैल्यूज़ क्रिएट कर रहा हूँ। इंडेक्सेस मैंने राम, लक्ष्मण, भरत, शत्रुघ्न और दास ले लेना है और उसके करस्पॉन्डिंग वैल्यूज़। इस सीरीज़ का नेम मैंने नेम रख दिया है और अब हम इस सीरीज़ को ऐड कर सकते हैं। ऐड करने के बाद जो रिज़ल्ट आएगा वो डीएफ को ही असाइन कर देंगे। डीएफ डॉट अपेंड और ब्रैकेट में एस पास करने पर ये सीरीज़ इस डेटा फ्रेम में अपेंड हो जाएगी। और इस प्रकार आप देख सकते हैं कि CS जो 6th सब्जेक्ट है उसकी वैल्यूज़ लास्ट रो में आ गई हैं। तो इस प्रकार से दोस्तों हमने ये देख लिया कि कैसे एक डेटा फ्रेम को में हम कॉलम भी ऐड कर सकते हैं और रो भी ऐड कर सकते हैं। अब हम आगे बढ़ते हुए ये देखते हैं कि डेटा फ्रेम में हम लोग कॉलम और रोज़ को कैसे डिलीट कर सकते हैं। तो कॉलम और रोज़ को डिलीट करने के लिए हम लोगों को सिर्फ ड्रॉप फंक्शन का यूज़ करना है। df डॉट ड्रॉप फंक्शन, और कॉलम या रोज़ जो भी हमें डिलीट करना है उसका लेबल देना पड़ेगा दास। और अगर कॉलम है तो हमें एक्सिस =1 देना पड़ेगा। और इस प्रकार आप देख सकते हैं कि दास इसमें से डिलीट हो गया, पर ये जस्ट हमें एक व्यू शो करता है आफ्टर डिलीशन ऑफ द कॉलम दैट आई हैव प्रोवाइडेड। नाउ अगर हमें रिजल्ट भी वही चाहिए तो हम सीधे लिख सकते हैं df =df डॉट ड्रॉप। ये फाइनल चेंज df में ला देगा। और अब हम df टाइप करते हैं तो हमें फाइनल चेंज दिखाई पड़ेगा कि दास कॉलम डिलीट हो गया है। अब अगर मुझे कोई रो जैसे CS वाली रो को डिलीट करना है तो उसके लिए फिर से ड्रॉप फंक्शन का यूज़ करना होगा। इंडेक्स इस डेटा फ्रेम में ध्यान देने वाली बात है कि राम, लक्ष्मण, भरत, शत्रुघ्न ये कॉलम नेम्स हैं। हिंदी, इंग्लिश, IP, GO, इको और CS रो नेम्स हैं, इंडेक्स नेम्स हैं। तो इंडेक्स नेम्स हमने प्रोवाइड किया CS, और क्योंकि हम इंडेक्सेस की बात कर रहे हैं तो हमें इस टेबल का एक्सिस देना होगा जो कि 0 होगा। वापस हम DF को चेक करते हैं। हम रिजल्ट देख सकते हैं कि CS रो ड्रॉप हो गई है। तो मित्रों इस प्रकार से हमने देख लिया कि कैसे एक डेटा फ्रेम को क्रिएट किया जाए, उसमें एक कॉलम को ऐड या डिलीट किया जाए और एक रो को ऐड या डिलीट किया जाए। इसी प्रकार हम मल्टीपल कॉलम्स को भी या मल्टीपल रोज़ को भी ऐड और डिलीट कर सकते हैं। इससे आगे बढ़ते हुए हम देखते हैं कि हम इस डेटा फ्रेम में किसी वैल्यू में कैसे कोई चेंज करते हैं। जैसे मैं चाहता हूँ राम के GO सब्जेक्ट में मार्क्स को इंक्रीज़ करना, तो DF डेटा फ्रेम नेम लेबल और लेबल के बाद सब्जेक्ट नेम इसने प्रिंट कर दिए 59। अब इसमें हम मार्क्स को ऐड करना चाहते हैं। मान लीजिए हमने मार्क्स 20 ऐड करना है। वापस डेटा फ्रेम को चेक करते हैं और देखते हैं राम का GO सब्जेक्ट में मार्क्स 20 बढ़ गए हैं। तो दोस्तों अब हम देखते हैं कि हम कैसे एक डेटा फ्रेम में रो वाइज सम ऑब्टेन कर सकते हैं। इसके लिए हम लोग सम फंक्शन का यूज़ करेंगे, और अगर रो वाइज
मतलब कि हर एक रो का सम ऑब्टेन करना है, तो हम एक्सिस इक्वल्स टू 1 लिखेंगे और ये हमारे सभी रोज का सम शो कर देगा इंडिविजुअली। अब हम सम देखते हैं कि कितना समय है। हर एक सब्जेक्ट का करस्पॉन्डिंग सम आ गया है। अब इस में से अगर मुझे इंडिविजुअली किसी का सम निकाल के उस पर कुछ अप्लाई करना है, तो क्योंकि ये एक लिस्ट है तो मैं सीधे इस लिस्ट का नेम सम ऑफ मार्क्स और इंडेक्स प्रोवाइड कर सकता हूँ। ये इंडेक्स मुझे इस सब्जेक्ट का मार्क्स बता देगा, क्योंकि ये पहला सब्जेक्ट है। हम देख सकते हैं कि अगर हम सम ऑफ मार्क्स 0 जो कि पहला इंडेक्स है उसकी जगह इस लिस्ट के लिए अगर हम सीधे की भी प्रोवाइड करें, तो ये भी हमारा सम ऑफ मार्क्स उस सब्जेक्ट के लिए प्रोवाइड कर देगा। सेम ऐसे ही अगर मुझे हर एक कॉलम का मैक्सिमम ऑब्टेन करना है, मतलब राम, लक्ष्मण, भरत और शत्रुघ्न सबका मैक्सिमम ऑब्टेन करना है, तो इसके लिए मुझे कुछ और नहीं करना है, केवल मैक्स फंक्शन का यूज़ करना है डेटा फ्रेम के साथ, जैसा कि पहले हमने किया। और इस मैक्स फंक्शन में हमें एक्सेस पास कर देना है 0। अब हम अगर राम का मार्क्स ऑब्टेन करना चाहते हैं तो लिख सकते हैं मैक्सिमम मार्क्स राम। ये राम का मैक्सिमम मार्क्स बता देगा, हर एक सब्जेक्ट में मैक्सिमम मार्क्स मिल जाएगा। अब दोस्तों हम लोग ये देखते हैं कि इस मॉडिफिकेशन, एडिशन, डिलीशन का क्या यूज़ है डेटा फ्रेम का। अब हम लोग एप्लीकेशन चेक करते हैं। तो डेटा फ्रेम का एप्लीकेशन चेक करने के लिए मैं पाईलैब लगाने से, जो कि numpy और मैटप्लॉटलिब को इंक्लूड कर लेगा। अब इसके बाद हम पाई फंक्शन का यूज़ कर रहे हैं। इसमें मैक्सिमम ऑफ मार्क्स जो कि हमने अभी ऑब्टेन किया है हर एक कॉलम के लिए, उसका यूज़ करके हम पाई चार्ट बनाते हैं। तो पाई चार्ट बनाने के लिए हम पाई चार्ट फंक्शन का यूज़ कर सकते हैं, जो पाई से स्टार्ट होता है, पाई नेम से है। इस पाई फंक्शन में सबसे पहली वैल्यू है मैक्सिमम ऑफ मार्क्स, जो कि हम लोग ने अभी तुरंत ही ऑब्टेन किया है हर एक कॉलम के लिए मैक्सिमम मार्क्स की वैल्यू। इसके बाद लेबल्स हमने प्रोवाइड किया है हर एक, क्योंकि हमारे पास 4 कॉलम है तो चारों कॉलम का नेम हमने प्रोवाइड कर दिया है इसमें। और रोटेट लेबल एक नेक्स्ट पैरामीटर है, जो कि हमारे रोटेट लेबल्स एक पैरामीटर है, जिसको अगर हम फॉल्स रखते हैं तो ये लेबल हॉरिजॉन्टल रहेंगे, और अगर हम इसे ट्रू रखते हैं तो ये लेबल्स हमें रोटेटेड दिखाई पड़ेंगे। नेक्स्ट दोस्तों हम लोग हिस्टोग्राम को देख सकते हैं, कैसे हिस्टोग्राम क्रिएट किया जाए। तो हिस्टोग्राम क्रिएट करने के लिए सिर्फ हमारे पास हिस्ट फंक्शन है, इसमें हम लोग हिस्टोग्राम बना सकते हैं। हिस्टोग्राम में हम लोग ये डिसाइड कर सकते हैं कि कितने नंबर ऑफ बिन्स होंगे, बहुत सारी अन्य चीज़ें कर सकते हैं, जैसे बिन्स इक्वल्स टू 5। और इसके साथ ही हम लोग हर एक कलर के लिए लीजेंड दे सकते हैं। फिर नेक्स्ट लेवल पर हम देख सकते हैं कि इन सभी स्टूडेंट्स के मार्क्स की प्लॉटिंग कैसे की जाए, हर एक सब्जेक्ट में उनके मार्क्स कैसे जाएं। तो दोस्तों हम देख रहे हैं राम, लक्ष्मण, भरत, शत्रुघ्न, ये हमने एक प्लॉट फंक्शन का यूज़ किया है। और पहले प्लॉट फंक्शन में df राम, दैट मीन्स पहला कॉलम की वैल्यूज़ पास की है, दूसरे में df लक्ष्मण दूसरे कॉलम की वैल्यूज़। इस तरीके से चारों कॉलम की वैल्यूज़ का यूज़ करके हमने प्लॉटिंग कर ली है और लीजेंड उनके करस्पॉन्डिंग पास कर दिया है। लीजेंड पास करना वैसे ज़रूरी तो नहीं है। तो आप देख सकते हैं कि चारों राम, लक्ष्मण, भरत, शत्रुघ्न के मार्क्स की प्लॉटिंग हो गई है। सब्जेक्ट नेम यहाँ पर हिंदी, इंग्लिश, IPGO, इको में चला गया है। और
इस प्रकार हम लोग चारों स्टूडेंट्स के मार्क्स का कर्व देख सकते हैं। तो अब हम देखते हैं कि डेटा फ्रेम का यूज़ करके कैसे हम विजुलाइज कर सकते हैं और एनालिसिस कर सकते हैं कि क्या ट्रेंड है मार्क्स की, किसके मार्क्स कौन से सब्जेक्ट्स में ज़्यादा है या कम है, ग्राफिकल वे में देख सकते हैं। तो हम पांडास का यूज़ करके डेटा एनालिसिस कर सकते हैं और मैटप्लॉटलिब का यूज़ करके विजुलाइजेशन कर सकते हैं, जो कि फर्दर डेटा एनालिसिस में काम आता है। तो ये वीडियो यहीं पे एंड होता है। धन्यवाद दोस्तों।